हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास लेक्चर्स में। आज हम जंतु विज्ञान के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में हमें वो सभी बातें जाननी है जो हमारे कंपटीशन में काम आने वाली हैं। तो इसके अलावा हम और बातों का भी थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो केवल कंपटीशन पर ही रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो जो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ हमें किसने दिया? ये जो नाम है प्रोटोजोआ, ये गोल्डफिश ने 1817 में दिया। आप मेरे साथ साथ यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी ये सभी बातें नोट करते रहिए। सबसे पहले गोल्डफिश ने दिया इसका नाम प्रोटोजोआ का, ठीक है। इसके बाद हम अमीबा की यहाँ पर बात करेंगे। तो अमीबा जो है वो सबसे पहला जीव है और इसको सबसे पहले रिकॉर्ड दर्ज किया गया था 1755 में। इसको रिकॉर्ड किया था रोजेन होप द्वारा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद हम जो है वर्गीकरण करेंगे अमीबा का। तो इसका जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है और संघ प्रोटोजोआ, वर्ग सार्कोडीना है, गण लोबोसिया और वंश जो है इसका अमीबा और जाति इसकी प्रोटियस। विद्यार्थियों, अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैरोलस लीनियस ने इन दोनों नामों को एक साथ जोड़कर वैज्ञानिक नाम दिया था। आपको भी पता होगा कि वैज्ञानिक नाम इन दोनों को जोड़कर एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, सार्कोडीना, लोबोसिया, अमीबा और प्रोटिस। इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए जरा इनका मतलब समझते हैं एक बार। तो दोस्तों, प्रोटिस्टा का मतलब होता है एक कोशिकीय, ठीक है, कोशिकीय जीव, यानी कि जिसके अंदर केवल एक कोशिका होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की, ठीक है। प्रोटोजोआ का तो मन आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रो मीन्स पुराने और जोआ मीन्स जीव जंतु, यानी कि जो सबसे पुराने जीव जंतु है, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव जंतु है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ इस फाइलम में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा क्या वर्ग आता है, ठीक है, क्लास। इसको हम क्लास भी बोलते हैं। तो सार्कोडीना का मतलब होता है, यहाँ पर जो सार्कोडीना लिखा हुआ है इसका मतलब है गमन पादपों के द्वारा, यानी कि जब ये चलते हैं तो पादपों के द्वारा ये चलते हैं। इनके जो पादाप होते हैं, आप डायग्राम भी देख सकते हो, तो ये चौड़े होते हैं इस तरह से। इसको हम कहते हैं सार्कोडीना, ग्रीक भाषा का शब्द है सार्कोडीना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे गण की। तो जो इसका गण होता है वो होता है लोबोसिया। लोबोसिया का मतलब होता है दोस्तों पादाप छोटे और चौड़े होना, यानी कि जो इसके पादाप होते हैं, ये जो इनके पादाप हैं ये कैसे हैं? ये छोटे हैं और चौड़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आवास की। तो इसका आवास है ये अलवणीय जल में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, झीलों में, ठीक है, और नम मिट्टी के अंदर और कीचड़ के अंदर, समुद्री लवणीय जल में भी ये पाया जाता है, ठीक है। मुक्त जीवी जंतु है और इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है कि जो अमीबा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है परिवर्तनीय देवी, यानी कि ये अपनी आकृति में परिवर्तन करता रहता है, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनीय देवी रखा गया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप एक बार डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में इसके जो भी है, ठीक है। देखिए इसमें एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ही दोस्तों इसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र केंद्रक के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके जो पादाप हैं, यानी कि जो चलनशील अंग होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये विलुप्त भी हो सकते हैं, यानी कि अमीबा की जो आकृति है, इसका जो आकार माप है वो अपने चलने के अकॉर्डिंग इधर उधर हो जाता है और ये कभी छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे एंडोप्लाज्म और एक है एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म का मतलब होता है अंदर की ओर और एक्टो का मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है। यानी कि जो बाहर की ओर द्रव होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और जो द्रव अंदर की ओर होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसकी बाहरी जो झिल्ली होती है दोस्तों, ये जो रेड रंग की बनी हुई झिल्ली है, इसको हम कहते हैं कोशिका कला। इसके बाद इसके अंदर जो है खाद्य रिक्तिका भी मौजूद होती है। खाद्य रिक्तिका का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, खाद्य यानी कि जिसमें खाने पीने का ही जो इसका सामान है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे, संकुचित धानी जो है इसके चारों ओर छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी बहुत सारी संरचना और भी है जो अभी हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अमीबा होता है उसका जो परिमाप होता है वो कितना होता है। तो परिमाप की दोस्तों अगर हम बात करें तो 250 से 600 माइक्रोन तक, ठीक है, ये माइक्रोन है, 250 से 600 माइक्रोन तक, ठीक है, इसका आकार यानी कि इसका परिमाप होता है, इसी के बीच में इसका परिमाप होता है और ये अनियमित आकार की हो सकती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और एक चीज़ हो रही है, ये जो आपका माइक्रोन है इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, गुणे लगाकर यहाँ पर 10⁻⁻6 लगाकर इसको आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो। इसका जो जीव द्रव्य का जो रंग होता है वो स्लेटी होता है या फिर रंगहीन होता है, यानी कि इसका जो जीव द्रव्य है उसका कोई भी रंग यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगर और पश्च भी होते हैं, यानी कि इनके जो अगर भाग हैं और इनके जो पश्च भाग हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इनको पादाप या कुटपाद, ठीक है, कहते हैं और इन्हीं से ही ये कुटपाद जो हैं मुड़े हुए भी आपने संरचना में देखा था निकले हुए होते हैं। पिछले सिरे पर ये विलुप्त होते हैं। ठीक है, जिस कारण यहाँ झुर्रियाँ दिखाई देती है। पश्च सिरे को रोयोड कहते हैं। ठीक है, पश्च सिरे को क्या कहते हैं, यूरोड कहते हैं, यानी कि जब ये चलता है उसके पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम यूरोइड कहते हैं। ठीक है, कुटपाद छोटे गोल उंगली के समान अंदर की ओर टोपी, ठीक है, टोपी की तरह होते हैं और इसको लोबोपोडिया कहा जाता है। यानी कि जो इसके कुटपाद है, चलने वाले जो इसके अंग पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो लोबोपोडिया कहलाते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो इसके कुटपाद हैं वो जो टोपी के आकार के कुटपाद होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो लोबोपोडिया उनको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद देखते हैं कोशिका कला। कोशिका कला या जीव द्रव्य कला, ये महीन कोमल झिल्ली, ठीक है, 1 या 2 माइक्रोन मोटी होती है, कोमल झिल्ली होती है। ठीक है, अभी आपको संरचना के अंदर दिखाया गया था एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक्टोप्लाज्म का मतलब होता है बाहरी झिल्ली जो एक टोपी की तरह का निर्माण करने में मदद करती है, और एंडोप्लाज्म जो भीतर वाली झिल्ली होती है या भीतर वाला जो जीव द्रव्य होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, अंदर की ओर। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ये होता है या अर्धपारदर्शी होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है एंडोप्लाज्म के बारे में किसने बताया, मोस्ट ने बताया। सन 1926 में हमें किसने बताया इसके बारे में, एंडोप्लाज्म के बारे में मोस्ट ने बताया। ठीक है, इसको आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, अंतःप्रदवी जो जालिका है वो कहाँ होती है, अंतः द्रव्य के अंदर साइक्लोसिस द्वारा ये घूमती रहती है। अंतःप्रदवी जालिका इसकी बाकी कोशिकाओं की तरह होती है, इस तरह से अंतःप्रदवी जालिका होती है और इसके ऊपर जो है राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। ठीक है, हालांकि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसी की तरह से राइबोसोम इसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रक। तो केंद्रक होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्याले नुमा आकृति का होता है या अवतलोत्तल होता है। अमीबा का जो केंद्रक होता है वो अवतलोत्तल आकृति का होता है। ठीक है, और ये एक दोहरी झिल्ली से या छिद्रित केंद्रक कला में अवतरित होता है। अगर हम इसमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र लगभग 500 से 600 के बीच में होते हैं। ठीक है, ये इसका गुणसूत्र का जो औसत है वो इतना होता है। ये अमीबा की संपूर्ण कार्य का नियंत्रण करते हैं, यानी कि इसमें जितनी भी अमीबा के अंदर एक्टिविटीज होती हैं वो सभी के सभी जो है जो गुणसूत्र होते हैं वो उसको कंट्रोल करते रहते हैं। इन्हें क्रोमीडिया कहा जाता है, यानी गुणसूत्रों को अमीबा के अंदर क्रोमीडिया कहा जाता है। इनका क्रोमेटिन मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा अमीबा होता है तो उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, तो छत्ते के, मधुमक्खी के छत्ते की तरह के होते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे खाद्य रिक्तिका की। जो खाद्य रिक्तिका होती है अमीबा के अंतः द्रव्य, ठीक है, के भाग में ये परिमाप गोलाकार खाद्य रिक्तिका बिखरी रहती है। यानी कि खाद्य रिक्तिका भी आपको डायग्राम में भी दिखाया था इसकी संरचना में। खाद्य रिक्तिका होती है वो इस तरह से होती है,
ये कई संख्याओं में होती है, बिखरी हुई रहती हैं। अमीबा के संपूर्ण कोशिका के अंदर जो है ये बिखरी हुई होती है। इसके बाद बात करेंगे संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, यह स्पष्ट स्वच्छ जल में बुलबुले के समान दिखाई देती है। इसके चारों ओर छोटी छोटी पुटिकाएं और माइटोकॉन्ड्रिया लगी होती है। यह जल को बाहर निकालकर संकुचन करती रहती है। ठीक है, यानी कि जो संकुचनशील रिक्तिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने डायग्राम में भी इसको दिखाया था, तो इसके चारों ओर जो है माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से चिपकी रहती है। ठीक है, और ये क्या करता है, जल को बाहर निकालने में भी हमारी अमीबा की जो है मदद करता है। अमीबा के अंदर जितना भी इस तरह से वाटर होता है तो उसको बाहर निकालने में भी ये मदद करता है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या लगा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लगी होती है और ये जल को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कि प्रकुंचन का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो इसको कि प्रासरण नियमन कहलाता है। इसको हम कहते हैं प्रासरण नियमन। कुछ सीमा तक संकुचनशील रिक्तिका शोषण और उत्सर्जन में भी सहयोग करती है, यानी कि अमीबा की कोशिका के अंदर जो शोषण प्रक्रिया और उत्सर्जन प्रक्रिया चलती है उसमें भी इसका बहुत बड़ा संयोग होता है। किसका, संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नंबर 4 है हमारा जल रिक्तिकाएं। ये जल से भरी रंगहीन अनेक गोलाकार रिक्तियां होती है और अकुंचनशील होती है। मतलब ये अकुंचनशील का मतलब है कि ये यहाँ पर गति नहीं करती है। ठीक है, इनका आदान प्रदान होता है वो कहीं ना कहीं जल के द्वारा ही होता है। ठीक है, रंगहीन होती है, जैसे कि वाटर का कोई कलर नहीं होता है, तो ऐसे ही ये भी रंगहीन रिक्तिका होती है, इनमें केवल जल ही भरा हुआ होता है। ये बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ये संकुचनशील रिक्तिका के चारों ओर अत्यधिक होती है, अंतः द्रव्य अंडाकार या छड़ के समान होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 लाख के आसपास इनकी संख्या होती है। ठीक है, और इनकी संख्या जो है तक होती है। यूकेरियोटिक कोशिका के समान माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि अमीबा में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूकेरियोटिक कोशिका के जैसा ही होता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे गोल्जिकाए। जो गोल्जिकाए होता है अनेक थैलियों के समूह की भांति होता है। ठीक है, और ये स्त्रावी कोशिकांग है। स्त्रावी कोशिकांग का मतलब होता है कि ये स्त्राव करता रहता है। ठीक है, इसके जो खाद्य मटेरियल होते हैं उसका कहीं ना कहीं ये स्त्राव करता रहता है। ठीक है, अंतः द्रव्य जालिका की बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या है, अंतः द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सभी कोशिकाओं की तरह राइबोसोम जो है चिपके रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी राइबोसोम चिपके रहते हैं, जैसे कि सभी कोशिकाओं में आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद बात करेंगे राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स और अंतःपरद्रव्य जालिका दोनों ही सेम है, यानी कि ये जो कण हैं छोटे छोटे कण के समान दिखाई देते हैं और मुक्त रूप से बिखरे हुए या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए रहते हैं राइबोसोम। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लाइसोसोम। ये कलाबद्ध गोलाकार संरचनाएं होती है जो पाचक रस से भरी रहती है, यानी कि पाचन से संबंधित प्रक्रिया लाइसोसोम के अंदर होती है। आपने इसको सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो लाइसोसोम जो है वो पाचक रस से भरी हुई थैलियां होती है, तो यहाँ पर भी यही इसका सेम है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे द्विसूत्री स्तंभ क्रिस्टल्स। ये क्या है देखते हैं जरा। अंतः द्रव्य में बिखरे हुए अनेक द्विपैरामिड आकार के, ठीक है, जो क्रिस्टल होते हैं, यानी कि इनको हम मणि बोलते हैं, तो अमीबा के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, प्राय इनको हम क्या कहते हैं, बायोटेस्ट और ट्रायोटेस्ट। ठीक है, इनके जो दोनों नाम है इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इसके बाद बात करेंगे अमीबा में जो प्रचलन उपांग है, देखिए इसकी जो प्रचलन की विधियां हैं उससे संबंधित कुछ वैज्ञानिकों के नाम हमें यहाँ पर जानने जरूरी है। ठीक है, आसंजन का मतलब क्या होता है, इसको देखिए। इसके अनुसार अमीबा में गमन कोशिका द्रव्य के बहने के कारण ठीक उसी प्रकार होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, जब जैसे आप ऊपर से कोई द्रव डालते हो तो द्रव उधर ही जाता है जिधर आयतन में कमी आती है, यानी कि जिधर उसको बहने के लिए रास्ता मिलता है। तो उसी प्रक्रिया से ही यहाँ पर अमीबा जो है वो गमन करेगा। ऐसा नहीं है कि अमीबा को आप ऊपर से
पानी में फेंकोगे तो वो ऊपर की ओर जाएगा, वो भी जल के बहाव में नीचे की ओर ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं। संकुचन मत का, ठीक है, संकुचन मत किसने दिया था हमें? हीजमान ने दिया था। लुड़काव मत किसने दिया था? जेनिंग्स 1904 में दिया था। चलन गति का मत डेलिंजर 1906 ने दिया। और सॉल जेल मत किसने दिया? पेंटीन और मास्ट ने दिया 1926 में। ठीक है, आणविक वलन और अवलन मत किसके द्वारा दिया गया? हसल द्वारा दिया गया था 1954 में। फव्वारा प्रदेश संकुचन मत किसने दिया था? एलेन ने दिया था 1952 में। संकुचन द्रव प्रचलित, ठीक है, मत ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉन और रिनाल्डी द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा का जो न्यूट्रिशन होता है, अमीबा एक समप्राणी भोजी और सर्वाहारी प्राणी है। शैवाल, जीवाणु, डाइटम, ठीक है, डेस्मिड और अन्य प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जलीय जीव के, ठीक है, सामान्य भोज्य पदार्थ होते हैं। इसकी कई विधियां हैं, जैसे अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ठीक है, तो ये भोजन की विधियां आप ध्यान रखिए कि अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है वो इन 4 खंडों के अंतर्गत ही आती है। अंतःग्रहण कैसे होता है? जो इसकी अमीबा की जो खाद्य ये वाली जो धानियाँ होती है, खाद्य धान्य जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ से इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही इसी के माध्यम से जो है अपने भोजन को अंतःग्रहण कर लेता है। तो इनके सभी के बारे में जो है आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो शॉर्ट नोट्स के हैं हमारे श्वसन में। ठीक है, तो इनका विस्तृत वर्णन जानने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अमीबा में श्वसन। पानी में घुली हुई O2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में घुली हुई O2 को यह विलय अवस्था में शरीर की संपूर्ण सतह से अवशोषित करता है। ठीक है, यानी कि जो अमीबा की संपूर्ण सतह है और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ये डायरेक्ट उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होता रहता है, यानी कि ऊर्जा का जो साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक है, एटीपी का जो एडीपी में स्थानांतरण होता है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है दोस्तों। तो एटीपी का जो एडीपी में परिवर्तन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, जितनी भी कोशिकाएं हैं ज़्यादातर उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, श्वसन में उत्पन्न होने वाली CO2 शरीर के किसी भी भाग से प्लाज्मा लेमा से विसरण द्वारा निकाल दी जाती है। इसके बाद बात करेंगे अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ है, अमोनिया और यूरिया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अमीबा जो है उसका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? अमोनिया और यूरिया होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। लवणीय या सामान्य जल के अमीबा को समुद्र के खारे जल या नमक के विलयन में रखा जाता है तो इसका कोशिका द्रव्य समुद्र जल के संप्रसारी या निम्न प्रसारी हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर समुद्र के खारे जल या नमक में इसको रखा जाए तो एक कैसी प्रक्रिया दिखाता है? संप्रसारी या निम्न प्रसारी दिखाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि अमीबा में उत्तेजनाशील किस प्रकार होती है, यानी कि इस पर किस किस तरीके से प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, तो इन प्रभाव में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाशानुवर्तन, यानी कि अगर हम अमीबा को प्रकाश में लाते हैं तो ये इसके प्रति नकारात्मक प्रभाव दिखाता है, मतलब जिधर से प्रकाश डालोगे आप ये उसके विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, और स्पर्शानुवर्तन में क्या होगा? अगर आप अमीबा को किसी नुकीली चीज से टच करोगे तो ये अपनी आकृति को यानी कि अपने शरीर को खींचकर दूर हटाने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ भी आप कह सकते हो कि यहाँ भी यही निगेटिव ही, नकारात्मक ही आपको, ठीक है, देगा। जो सिग्नल है वो निगेटिव सिग्नल देगा। तापानुवर्तन की बात करेंगे, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर जैविक क्रियाओं के लिए अनुकूल है। मतलब इसके अंदर जितनी भी जैविक प्रक्रिया चलती है वो लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस पर मंद हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे आप ताप घटाओगे वैसे वैसे इसकी जो प्रक्रिया है वो मंद होती चली जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ इसमें बिल्कुल भी कोई जैविक प्रक्रिया घटित नहीं होगी।
ठीक है दोस्तों, अगर हम 50 डिग्री से ऊपर की बात करें तो यहाँ पर पुटी बन जाते हैं, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिस्ट का निर्माण हो जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा। 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो होता है वो क्या बन जाता है, यहाँ पर सिस्ट का निर्माण हो जाता है। धारानुवर्तन की अगर बात करें, धारानुवर्तन का मतलब होता है कि अगर हम एनोड और कैथोड के प्रभाव में इसको लाएं तो दोस्तों क्या होगा, एनोड से ये कैथोड की ओर गति करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो विद्युत अपघटन प्रक्रिया है उसका भी इस पर प्रभाव पड़ता है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया का भी। ठीक है, रसायनुवर्तन यानी कि अगर आप इसमें कोई केमिकल डालते हो, अमीबा के मिक्सचर में कोई केमिकल डालते हो, जैसे एसिड यानी कि अम्ल, या फिर कोई क्षार या कोई साल्ट या किसी शर्करा का लवण डालते हो, तो इसके प्रति ये निगेटिव दिखाता है। ठीक है, ऋणात्मक गुण आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको लेकिन इसके पास अगर कोई कार्बनिक पदार्थ है तो उसकी ओर ये कैसा विचलन दिखाता है, धनात्मक विचलन दिखाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है दोस्तों। इसके बाद है भूम्यावर्तन। ठीक है, यानी कि यदि हम इसको ऊपर से जल बहाव में डालते हैं तो ये कैसा दिखाता है, जिस ओर जल गति करेगा उसी ओर ये गति करेगा। ऐसा नहीं है कि जल इसके विपरीत दिशा में हो और ये इसके विपरीत दिशा में हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस ओर जल जाएगा उसी ओर ये गति करेगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बात करेंगे अमीबाबेज और रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है उसकी। तो सबसे पहले बात करेंगे द्विखंडन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, लैंगिक जनन, इसमें अलैंगिक जनन की विधि है और ये होती है समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पूर्वावस्था में क्या होता है कि इसका एक केंद्रक होता है और इसके बाद पश्चावस्था में केंद्रक थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके बाद अंत्यावस्था में ये दोनों जो केंद्रक है अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, पुत्री अमीबा बन जाती है। तो इस प्रकार एक अमीबा से दो नए संतति अमीबा हमें प्राप्त हो जाती है द्विखंडन के द्वारा। द्विखंडन का मतलब है दो खंडों में विभाजित होना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पुटी भवन एवं बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब होता है कि अगर ये बहुत सारे खंडों में डिवाइड हो जाए तो कैसे होगा डिवाइड। अब देखिए, भोजन और तापक्रम की विपरीत परिस्थितियों में अमीबा अपने उत्पादों को समेटकर गोलाकार बना लेता है और त्रिस्तरीय पुटी स्रावित कर लेता है। ठीक है, त्रिस्तरीय का मतलब है कि जिसकी संरचना है वो त्रिस्तरीय हो जाती है और बाद में स्थिर होकर विरामावस्था में आ जाता है। और इस प्रकार कई पुटी भवन के साथ साथ अमीबे का जो केंद्रक है वो बार बार विभाजित होता रहता है और इस प्रकार 500 से 600 नए संतति केंद्रक बनाता रहता है। ठीक है, इन्हें हम नन्ही अमीबा को क्या कहते हैं, एमीब्यूली या स्यूडोपोलिसीड स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्यूडोपोलियो स्पोर्स कहते हैं इन छोटी छोटी अमीबाओं को। यानी कि जो बहुखंडन विधि में हमें प्राप्त होगा 500 से 600 संतति कोशिकाएं हमें प्राप्त होगी अमीबा की। ठीक है, इस विधि को हम बहुखंडन कहते हैं। बीजाणु जनन। ठीक है, स्पोरुलेशन, इसमें क्या होगा दोस्तों, अमीबा में इस प्रकार का प्रजनन प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में होता है। यानी कि बीजाणु जनन जो प्रक्रिया है वो बार बार नहीं होती है, वो केवल वातावरण के अकॉर्डिंग कभी कभी होती है। प्रजनन की इस विधि में केंद्रक कला के टूट जाने के कारण क्रोमेटिन कण छोटे छोटे समूह कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होता है उसको हम क्रोमेटिन धागे बोलते हैं और वे छोटे छोटे कणों में जो है डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार नई नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी कि आप इस तरह से देख सकते हो कि मान लेते हैं आपके पास ये एक अमीबा है और इसके अंदर जो केंद्रक है वो सारे के सारे जो है इस तरह से बीजाणु इसके पूरी कोशिका के अंदर यानी कि जो जीव द्रव्य है उसके अंदर ये यूं इस तरह से फैल जाते हैं। ठीक है, फैलने के बाद यहाँ से नई संतति कोशिकाओं के बनने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे संयुग्मन, कंजुगेशन। हालांकि ये केवल एक अपवाद वाली बात है, ऐसा इस अमीबा के अंदर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं क्या कि कभी कभी दो अमीबा पास आकर कुछ समय के लिए संयुग्मित हो जाती है, यानी कि युग्मित हो जाती है, जाइगोट बना लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर भी अलग होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगती है और ऐसा होने से इनकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन यह कथन जो है मान्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे पूर्ण जनन की।
यदि अमीबा को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाए, ठीक है, जबकि प्रत्येक टुकड़े में केंद्रक का भाग हो, तो वह प्रत्येक भाग में वृद्धि कर प्रौढ़ अमीबा में विकसित होने की क्षमता रखता है। यानी कि कहीं ना कहीं पुनर्जनन की बात कर रहा है। पुनर्जनन का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक कोशिका डेड हो जाती है तो फिर से कहीं ना कहीं उसकी नई संतति कोशिका का निर्माण होना, ठीक है, ये कहलाता है पुनर्जनन। दोस्तों इसमें एक खास कॉन्सेप्ट ये भी है कि अमीबा की जो स्वाभाविक मृत्यु है वो नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु के संभावित कारण इसके लिए प्रभावकारी नहीं होते हैं। ठीक है, हमने अभी इसका रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में जितनी भी बातें पढ़ी हैं उनमें कहीं भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसकी मृत्यु जो है वो स्वाभाविक रूप से होगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे जितने भी टीजी पीजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।